प्रिय महानुभाव, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 11वें अंक के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष देश विदेश में शब्द और शब्दार्थ विकास इस पर कुछ चर्चा करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, भाषा के शब्दों के रूप में, कला कौशल के रूप में और अन्य अनेक प्रकार के आविष्कारों के रूप में बहुत कुछ दिया है, परंतु साथ ही बहुत कुछ लिया भी है। ये देन और लेन की प्रक्रिया जो है ना, वो नियमित रूप से अनिवार्य रूप से चलती है और चलती रही है। इसलिए हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान के द्वारा और अन्य जो आजकल के मॉडर्न साइंस के विषय हैं उनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस किस प्रकार से आदान प्रदान हुआ है। अब हम भाषा विज्ञान के द्वारा ये जानते हैं कि शीत ऋतु में जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं या धारण करने वाले वस्तुएं हैं, वे कहाँ से और किस प्रकार चलें। हमारे निरुक्त में कहा है कि कंबल जो शब्द है वो मद्र देश में, मद्र नहीं कंबोज देश में था और वहाँ से चल के आया। और कंबोज का मतलब है वो पश्चिमी पाकिस्तान का जो भाग है वहाँ पर वो प्रचलित था। अब ये कितना प्रचलित शब्द है, पूरे देश में गया है, पूरे कालों में गया है और ये वहाँ पर प्रमुख रूप से था, इस बात का पता चलता है। दस्ताना शब्द है, हस्तघ्न शब्द उसके लिए आया है और वो यहाँ से लेके अरब फारस तक तो निश्चित रूप से उसका आदान प्रदान हुआ था। उस समय की जो ऋतु थी, शीत ऋतु, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शीत होती थी, अब भी होती है। अपने मंत्रों में जो प्रार्थना की है कि जीवेम शरदा शतम श्रोणयाम शरदा शतम, वो इसलिए कि पूरे वर्ष में शीत ऋतु की सर्वाधिक प्रधानता थी, इसलिए उसके आधार पर वो नाम पड़ गया। जहाँ पर वर्षा बहुत होती थी तो वर्षा ऋतु के आधार पर पूरे वर्ष का नाम पड़ गया। पूरे वर्ष का नाम विभिन्न महत्वपूर्ण और अत्यंत याद रखने लायक ऋतुओं के नाम पर पड़ा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर हस्तघ्न शब्द का प्रयोग होता था और हस्तघ्न शब्द की व्युत्पत्ति दी है निरुक्तकार ने कि हस्ते हन्यते, ये उत्पत्ति दी है। अब यहाँ पर हम हन धातु का क्या अर्थ करें? यहाँ पर हम हन धातु का क्या मारना अर्थ कर सकते हैं? हस्ते हन्यते, हाथ में पहना जाने वाला जो है उसको बोलते हैं हस्ते हन्यते, व्युत्पत्ति दे रहे हैं। तो ये संभव नहीं है कि हस्ते हाथ में मारने अर्थ में प्रयोग करें, बल्कि यहाँ पर जो धातु पाठ में कहा है कि हन हिंसा गत्यो, इस धातु के इस अर्थ का यथावसत, जैसा जहाँ पर संभव हो, उचित हो, उस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हन्यते का अर्थ है धार्यते, स्पृश्यते, हस्त में वह धारण किया जाता है, स्पर्श के योग्य होता है, वही उसकी गति है। तो इस अर्थ में हस्तघ्न बना है। हस्तघ्न में हस्त और हन धातु है और निश्चित रूप से हन धातु है क्योंकि निरुक्तकार ने हन्यते दिया है उसका वह अर्थ। और इसी शब्द से फारस में बन गया दस्ताना। जिस दस्ताना शब्द का हम दिन रात प्रयोग करते हैं वो वेद के हस्तघ्न शब्द से निकला है और निरुक्त ने जिसकी व्याख्या हस्ते हन्यते के रूप में की है उससे निकला है यह। तो ये हस्तघ्न जो शब्द है वो यहाँ से उतनी दूर यात्रा करते हुए वहाँ पर पहुँचा और नाम हुआ उसका वैसा। परंतु जो हस्त शब्द है ना, वो हस्त शब्द वहाँ से यहाँ आ गया। वास्तव में 10 अथवा धस धातु थी वहाँ और उसका परिवर्तन ह के रूप में होकर यहाँ पर हस्त के रूप में आ गया, तो बना हस्त। क्योंकि हस्त धातु से सिद्धि हो ही नहीं सकती। हस्त धातु जो कि हंसना अर्थ में है, उससे तो हस्त शब्द की सिद्धि हो ही नहीं सकती।
उणादि का सूत्र में जो हस्त धातु से हस्त शब्द की सिद्धि की है, उस हस्त धातु से हस्त शब्द की सिद्धि के विषय में हम लोग हंसते हैं, क्योंकि हस्त से हस्त शब्द नहीं बन सकता शब्दार्थ के रूप में। परंतु निरुक्तकार ने कहा कि नहीं, हन धातु से है, यहां पर उन्होंने कहा है। और भाषा विज्ञान से मालूम पड़ता है कि 10 धातु से है। तो यहां पर हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि हन धातु से या 10 धातु से है। एक मंतव्य वैसा है, दूसरा मंतव्य वैसा है, दोनों का आदर करना चाहिए, दोनों में अगर प्रमाण मिलते तुमको स्वीकार्य है। परंतु यह है कि 10 धातु का यहां पर हस बना, यह भी एक संभावित पक्ष है। तो दोनों तरफ हुआ, एक तरफ तो 10 से यहां पर हस हुआ, दूसरी तरफ हस्तग्न शब्द यहां से होकर के वहां पर गया। तो हम एक ही शब्द के इतिहास में कहते हैं कि यहां से वहां गया और वहां से यहां आया, आदान प्रदान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से जो आदान प्रदान हुआ उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि वो शब्द किस प्रकार से परिवर्तन होकर पहुंचा, शब्दार्थ का परिवर्तन कैसे हुआ। हम लोग यहाँ पर गोमेद शब्द का प्रयोग करते हैं, मगर गोमेद शब्द का जो अर्थ है वहां पर फारस में गोमेज बनता है, उसका वहां पर कृषि अर्थ होता है। इससे हमको समझ में आया कि यहाँ का मूल अर्थ तो कृषि है। अब शब्द का जो अर्थ होता है उसको तुलना से हम बहुत अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान यही काम करता है कि उसको बढ़िया प्रमाणीकरण देता है। अब अगर वहां पर गोमेद शब्द का अर्थ कृषि है तो फिर यहां उसके साथ संबंध जरूर होना चाहिए, वरना इस प्रकार का बिल्कुल अलग अलग अर्थ तो हो नहीं सकता, समानता अथवा तुलना तो होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि गोमेज जो कि गोमेद से बना है वो कृषि से संबंधित है। अब समाज तो बहुत बड़ा है ना, और समाज में भिन्न भिन्न रीतियां काम करती रहें। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो प्रचलित था या नहीं प्रचलित था? यह हमारा कार्य नहीं है। हम तो केवल शब्दों और इतिहास के आधार पर दिखा सकते हैं कि वो प्रचलन में था कि नहीं, प्रचलन के योग्य है या प्रचलन उचित है, इस पर हम चर्चा ही नहीं करते हैं। हम तो ये करते हैं कि ये था कि नहीं, योग्य है या अयोग्य हो, दोनों ही दशाओं में। तो प्रचलन तो रहा होगा। शाकुंतल में कहा पशु मारण कर्म दारुण अनुकंपा मृदगोप श्रोत्रिय। ब्राह्मण जो है इतना दयालु, इतना निरीह, इतना कृपालु होता है, परंतु जब पशु को मारने की बात आती है तो खट से काट देता है। ये शाकुंतल में कहा हुआ है। तो अब ये बात ऐसे ही हवा में तो नहीं कही गई होगी, होता होगा। तो इस प्रकार से गोमेद शब्द का जो अर्थ है वह कृषि अर्थ में भी बिल्कुल संभावित है, और जिसका प्रमाण मौजूद है। और अन्य जो इस प्रकार के शब्द हैं उनसे वो भी संभावित है, जिसको हम नहीं मानना चाहते। इस प्रकार से दोनों प्रकार की समाज में प्रचलित रहीं। और ये बातें ये हम शब्द और शब्दार्थ विज्ञान के संबंध में भाषा विज्ञान से पता चलते हैं। एकदम निरपेक्ष होकर हम विचार करते हैं केवल शब्दों के आधार पर कि क्या था और क्या नहीं था, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इस पर नहीं, क्या था और क्या नहीं था, इसकी हम अधिकतम संभावना बिल्कुल निरपेक्ष, बिल्कुल निष्प्रिय होकर विचार करते हैं, तो ये पता चलता है। इसी प्रकार के अन्य शब्दों की चर्चा अन्य अंगों पर। आपको धन्यवाद।